हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज के अंदर एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजीज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन सी टाइप्स कवर कर ली हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, जिसमें हमने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज के सारे टाइप्स कवर कर लिए हैं। एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज हमारी चल रही हैं, जिसमें हमने कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन, ये 4 टाइप्स कवर कर लिए हैं। आज हम कॉपरेशन और डिजिटलाइजेशन कवर करेंगे। रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज को हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो हम एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजीज का टॉपिक कर रहे हैं। एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज के अंदर कंसंट्रेशन के हमारे सारे टाइप्स कवर हो गए, इंटीग्रेशन के हमारे सारे टाइप्स कवर हो गए, डाइवर्सिफिकेशन में 2 टाइप्स थे, हमने वो भी कवर कर लिए, इंटरनेशनलाइजेशन में 4 तरह की स्ट्रेटजीज थी, वो भी कवर हो गई। आज हम कॉपरेशन स्ट्रेटजीज कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन, ज्वाइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस और फिर हम पढ़ेंगे डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी। तो अब हम हैं एक्सपेंशन थ्रू कॉपरेशन स्ट्रेटजीज पे। कॉपरेशन, जैसे कि हमें नाम से ही लगता है कि मिलकर करना। जब कंपनी एग्री करती हैं कि वो किसी भी कॉम्पिटिटर ब्रांड के साथ मिलकर अपना बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, मिलकर वो compete करेंगे, तब हम कहते हैं कि वो कॉपरेशन स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जो 2 कंपनियां मिलकर आपस में डिसाइड करती हैं बिजनेस करना, वो या एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, जो वो कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए भी ऐसा करते हैं कि 2 कंपनियां मिल जाती हैं। तो ये कॉपरेशन के थ्रू, यानी कि मिलकर के जब वो काम करते हैं, तब हम उसको बोल देते हैं एक्सपेंशन थ्रू कॉपरेशन। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक अलायंस, सेकंड है ज्वाइंट वेंचर, थर्ड मर्जर एंड फोर्थ टेक ओवर। टेक ओवर में बी कॉल्ड एक्विजिशन। सो अब हम हैं फर्स्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस पे। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है? When 2 or more business integrate to execute their business operations collectively and work independently to achieve their individual goal. जब 2 या 2 से ज्यादा तरह के बिजनेस आपस में अपनी जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसको आपस में मिलकर, कलेक्टिवली यानी कि मिलकर करने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो एक दूसरे से अलग अलग ही चलते हैं। मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, पर वो काम इकट्ठे करेंगे। तो जो पार्टनर फर्म्स हैं, वो उस अलायंस का बेनिफिट उठा पाती हैं क्योंकि वो मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जो उनके बिजनेस के परफॉर्मेंस हैं उनको वो अपना जो है वो कंट्रोल भी करके रखते हैं उनके ऊपर। सम टाइम यही वाली चीज उनको थोड़ा डिफिकल्ट भी बना देती है। जो भी पार्टनर फर्म्स हैं, ये कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पर भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं अलग अलग फील्ड्स को लेके, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो प्रोडक्ट है, या फिर कोई और एरिया है। तो इसका क्रक्स क्या निकला कि जब 2 ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलकर काम करती हैं लेकिन अलग अलग तरीके से, तो अब हम उसको बोलते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस में हैं। अभी हम इनको एग्जांपल से डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम इसके रीजन समझ लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक अलायंस क्यों फॉर्म करती है? जब वो किसी नए मार्केट एरिया में एंटर करना चाहती है, तब वो, अगर उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो एक बिल्कुल नया एरिया में एंटर हो सके, अपने आप को डिवर्सिफाई कर सके, तब वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल जाती है जो उन चीजों में एफिशिएंट होती है। टू इंक्रीज रिसोर्सेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी, डेफिनेटली जब 2 ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी तो उनके रिसोर्सेज बढ़ेंगे और जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। देन टू एक्सप्लॉइट एनी ऑफ द कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज, कि जब 2 कंपनियां आपस में मिलती हैं तो उनके ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो उनके एम्प्लॉयज है वो ज्यादा हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो सकती है उनकी, और एक्सपर्टीज, जिस भी एरिया में वो अपने आप को एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देन टू अवॉइड अननेसेसरी फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब है कि बिना किसी रीजन के या अननेसेसरी, मतलब जब जरूरत ही नहीं है, आपको एक पूरा सेटअप मिल रहा है एक और कंपनी का, एक और ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें आप करना एंटर करना चाहते थे या जिसके साथ आप मिलकर काम करना चाहते थे, तो आपको उन रिसोर्सेज को एक नया सेटअप तैयार करने के ऊपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं।
तो ये है कुछ रीजंस जिसकी वजह से कंपनीज स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म करती हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? स्पीड अप द एंट्री इनटू द मार्केट, कि जब कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जल्दी से एंट्री करना चाहती है और उसके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना तैयारी का टाइम नहीं है, तब वो इस तरह का सेटअप अडॉप्ट करते हैं। इससे उनकी सेल्स बढ़ती है, वो नई नई स्किल्स और टेक्नोलॉजी को सीखते हैं। डेफिनेटली जिसके साथ आप अलायंस बना रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो कुछ भी उनके पास एक्सपर्टीज है वो आपको भी सीखने का मौका मिलता है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए कि आप एक एक ही बिल्डिंग में वो दोनों कंपनीज काम करेंगी, तो उस बिल्डिंग पे तो जो डेप्रिसिएशन लगना है वही लगना है, पर वो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं वो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, तब वो इस तरह का अलायंस फॉर्म करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर आपका एक पार्टनर फॉरेन कंट्री का है तो आपके लिए वहां पर एंट्री आसान हो जाती है। दो डिफरेंट पार्टनर्स मिलकर के नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिजाइन कर सकते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं, और इससे उनकी जो ब्रांड इमेज है वो अच्छी बनती है। क्योंकि अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलायंस फॉर्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं जिसकी ऑलरेडी मार्केट में अच्छी इमेज है, तो उससे अलायंस बना जो दोनों पार्टीज हैं उनको फर्क पड़ता है और दोनों की इमेज अच्छी हो जाती है। कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, क्योंकि जहां पर दो लोग हैं वहां पर कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स भी रहते हैं, तो कई बार उनके बीच में विश्वास और जो कमिटमेंट है वो उतना नहीं रह पाता। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है कई बार पार्टनर फर्म्स के बीच में, और उनके जो गोल एंड इंटरेस्ट है वो कन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों ही अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अलग से लेकर चल पड़ते हैं, इससे क्लैशेस हो जाते हैं। कई बार जब वो इस तरह की पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो उसके लिए जो उनकी प्रिपरेशंस हैं वो सही नहीं होती हैं, वो पूरी तैयारी करके एंटर नहीं होते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, तो उससे भी उनको नुकसान होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जल्दबाजी में उसको प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में और ज्यादा कंट्रोल करने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि वो एक पार्टनरशिप में है और उनको एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना है। तो इस तरीके से कुछ एक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस में। अब हमारे पास एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अलायंस के। फर्स्ट है आईसीआईसी बैंक और वोडाफोन इंडिया का। इनके बीच में अलायंस फॉर्म हुआ। आईसीआईसी एक बैंक है, यानी कि बैंकिंग कंपनी है और अच्छा प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का, और जो वोडाफोन है वो भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स में अच्छा काम कर रहा है। इन दोनों ने जो मिलकर स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म किया एक मोबाइल मनी ट्रांसफर पेमेंट सर्विस को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम था एम पैसा। तो ये किस किस के बीच में अलायंस था? इट वॉज बिटवीन आईसीआईसी बैंक एंड वोडाफोन रिलेटेड टू मनी, मोबाइल मनी ट्रांसफर एंड पेमेंट सर्विसेज, और ये काफी अच्छा चला इनका। एक और एग्जांपल है हमारे पास स्पॉटिफाई एंड उबर का। स्पॉटिफाई एक म्यूजिक ऐप है जिसमें आप अपने म्यूजिक सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, और उबर जैसे कि हम जानते हैं कि टैक्सी सर्विस है। इनके बीच में अलायंस क्या फॉर्म हुआ कि जिन लोगों के पास जो कौन से लोग जो उबर में ट्रेवल करेंगे, मतलब जो उसको हायर करेंगे टैक्सी सर्विसेज को उबर की, उनके पास अगर स्पॉटिफाई का प्रीमियम वर्जन है, यानी कि उन्होंने अगर प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है, तो वो उबर के अंदर जब बैठेंगे, जब वो ट्रेवल कर रहे होंगे, तो वो अपने जो उनके फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो उसको एंजॉय कर पाएंगे। इस तरह का इन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया, काफी अच्छा चला, बिकॉज ट्रैवलिंग के दौरान म्यूजिक सुनना सभी लोग पसंद करते हैं, और अगर अपने फेवरेट सॉन्ग सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात ही क्या है। एक और है हमारे पास इसमें स्टारबक्स एंड बार्नेस एंड नोबल्स के बीच में। स्टारबक्स कॉफी शॉप, बार्नेस एंड नोबल्स बुक स्टोर, इन दोनों के बीच में भी स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म हुआ, जिसमें जहां पर भी बार्नेस एंड नोबल्स के बुक स्टोर थे वहां पर स्टारबक्स ने अपनी कॉफी शॉप जो है वो ओपन करने की सोची, ओपन करी, ताकि जब लोग वहां पर बुक रीडिंग कर रहे हों और उसके साथ उनको कॉफी पीने की अगर इच्छा होती है तो उनको वो भी वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। और ये भी काफी अच्छा अलायंस रहा, काफी सक्सेसफुल रहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे स्ट्रेटेजिक अलायंस के। नेक्स्ट हमारे पास कॉपरेशन स्ट्रेटजीज में जो टाइप है वो है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर जैसे कि नाम से ही लग रहा है, यहाँ पर भी दो या दो से ज्यादा
ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होंगी। कॉपरेशन में सब जगह ऐसा ही होगा कि कॉपरेशन यानी कि मिलकर, तो चाहे वो स्ट्रेटेजिक अलायंस हो, चाहे वो ज्वाइंट वेंचर हो, चाहे वो टेक ओवर हो, चाहे वो मर्जर हो, सब में 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी। तो अगेन जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनियां मिल करके यानी कि ज्वाइंटली किसी बिजनेस को करने के लिए सोचती हैं तो वो ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। बस इसका फीचर क्या है मेन, कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वो कंबाइन होती हैं, मिलती हैं। अदरवाइज दे रिमेन डिफरेंट, अदरवाइज वो अलग अलग ही रहती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है सोनी इरिक्सन का। सोनी एक जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी और एरिक्सन एक स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी। इन दोनों के बीच में 2001 में ज्वाइंट वेंचर शुरू हुआ सोनी और एरिक्सन के बीच में। रीजन क्या था? रीजन अगर हम एरिक्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एरिक्सन जब 2001 में ज्वाइंट वेंचर में एंटर हुए तो 2001 के सेकेंड क्वार्टर में एरिक्सन को 1.39 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ, जिसकी वजह से इनको अपनी जो वर्क फोर्स थी उसको 20% से कट डाउन करना पड़ा। इतना ज्यादा क्राइसिस हो गया कंपनी में। और जो सोनी थी, सोनी में क्या सिचुएशन थी? सोनी एक जो है वो मेमोरी कार्ड बेस म्यूजिक सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है उसको ये यूज कर रही थी, जो काफी इनोवेटिव थी। मोर ओवर उस टाइम सोनी का जो हैंडसेट प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा नहीं था, यानी कि जो मोबाइल सेट थे वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। अगर हम ईयर 2000 की बात करें तो 2000 ईयर में जो एरिक्सन थी इसने 41 बिलियन हैंडसेट्स प्रोड्यूस किए थे, जबकि जो सोनी थी इसने सिर्फ 7.5 बिलियन हैंडसेट्स प्रोड्यूस किए थे। और ये उस वक्त ये सोच रही थी, क्योंकि इसको ये काफी महंगा पड़ रहा था, तो ये उस टाइम प्लान आउट कर रहे थे कि जो इनका मोबाइल हैंडसेट का प्रोडक्शन है वो उसको आउटसोर्स कर लें। तो उस वक्त सोनी की जरूरत थी मोबाइल सेट को आउटसोर्स करना, यानी कि किसी और से बनवाना। और जो एरिक्सन थी वो उस टाइम पे लॉस में चल रही थी, तो इनको भी कोई एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जिसके साथ ये मिलकर अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली चला सके। और वो इनको एक न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नजर आ रही थी सोनी में, जो कि मेमोरी कार्ड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम टेक्नोलॉजी को यूज कर रही थी। तो इस वजह से ये 2001 में ज्वाइंट वेंचर में एंटर हुए। और जो ये ज्वाइंट वेंचर था वो बहुत ही अच्छा रहा, सक्सेसफुल चला। इस वजह से 2012 में जो सोनी एरिक्सन जो एरिक्सन थी वो सोनी में मर्ज हो गई और सोनी एरिक्सन के नाम से आगे पॉपुलर हुई, और वो आगे भी इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। ज्वाइंट वेंचर के कुछ और एग्जांपल हैं हमारे पास, आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड ही हैं। जो आईसीआईसी बैंक के इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दो मेजर ज्वाइंट वेंचर्स हैं। एक तो है आईसीआईसी बैंक के ही है, तो एक तो आईसीआईसी बैंक का आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से चल रहा है, और एक आईसीआईसी लुम्बार्ड के नाम से। तो जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से है, ये ज्वाइंट वेंचर किसके बीच में है? आईसीआईसी बैंक और यूके बेस्ड प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड के बीच में ज्वाइंट वेंचर चल रहा है। और जो दूसरा है लुम्बार्ड के नाम से, ये आईसीआईसी बैंक और फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ऑफ कनाडा, इन दोनों के बीच में चल रहा है। ये दोनों ही कंपनियां वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इंडिया में भी प्रोवाइड करवा रही हैं और दुनिया के बाकी कोनों में भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अजहर काजमी की बुक के अकॉर्डिंग ज्वाइंट वेंचर के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। उन्होंने 5 टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बिटवीन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इन वन इंडस्ट्री, मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की। दूसरा सेकंड टाइप है टू इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मतलब वहां पर इंडस्ट्री एक ही थी, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दोनों इंडिया की पर इंडस्ट्रीज अलग अलग। तीसरा एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन की, लेकिन ज्वाइंट वेंचर कहाँ पर है? इंडिया में। तीसरा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन मींस एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्री की, लेकिन ज्वाइंट वेंचर कहाँ पर होगा? फॉरेन कंट्री में।
नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इन अ थर्ड कंट्री। मीन्स यहाँ फोर्थ पॉइंट में क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, एक बाहर की फॉरेन की, तो जो फॉरेन की है वहीं पर सेटअप हुआ। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, एक फॉरेन की, और ज्वाइंट वेंचर किसी थर्ड कंट्री में स्टैब्लिश होगा। तो लेट्स डिस्कस ऑल दीज विद एग्जांपल। फर्स्ट है बिटवीन टू इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इन वन इंडस्ट्री। सो एनटीपीसी लिमिटेड और इंडियन रेलवेज के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश हुआ। किस चीज को लेकर के? थर्मल पावर प्लांट लगाने को लेकर के, नाभीनगर बिहार में, वहां पर एक थर्मल प्लांट लगाना था। तो इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप हुआ ऑफ रुपीज 5,350 करोड़ रुपीज का, ताकि जो रेल नेटवर्क है इंडिया में उसको और अच्छा बनाया जा सके, उसकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से इंडिया की है और इंडस्ट्री भी यहाँ पे जो है वो रेलवे होगी। नेक्स्ट है टू इंडियन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों इंडिया की है, पर उनका जो एरिया है वो अलग अलग है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास एक्शन एड इंडिया। एक्शन एड इंडिया क्या है? ये एक ऐसी एनजीओ है, ये एक एनजीओ है जो कि बच्चों के, यानी कि जो भी चिल्ड्रन हैं और जो वीमेन हैं, उनके एजुकेशन पे, उनके वेलफेयर पे के लिए ये लोग काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इन्होंने किसके साथ ज्वाइंट वेंचर स्टैब्लिश किया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ, TISS के साथ इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया। किसके लिए? टू ऑफर डिग्री कोर्सेज फॉर रूरल कम्युनिटीज इन इंडिया। अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है जो डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। तो क्योंकि जो ये एड था, ये जो भी वीमेन और चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, उनके वेलफेयर पे काम कर रहा था, तो इन दोनों ने आपस में मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश किया, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट जो है वो रूरल कम्युनिटीज के बच्चों को, और जो वहाँ के बच्चे हैं उनको डिग्री कोर्सेज ऑफर करेगा। थर्ड है बिटवीन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। मींस ज्वाइंट वेंचर फॉर्म हो रहा है, दो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग, पर हो कहाँ पे रहा है? इंडिया में। इसका हमारे पास एग्जांपल है जो है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में। टाटा सन्स और जो सिंगापुर की एयरलाइंस है, जिसको सिंगापुर एयरलाइंस विस्तारा के बीच में बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर रहा ये, जिसमें जो ये बहुत अच्छा एग्जांपल रहा, जिसमें जो टाटा सन्स हैं उनके पास 51% शेयर होल्डर थे, शेयर्स थे, और जो SIA यानी कि सिंगापुर एयरलाइंस हैं उनके पास 49% के एयरलाइन शेयर थे। और ये जो ज्वाइंट वेंचर है वो 2015 में शुरू हुआ और जिन्होंने स्टार्ट किया गया, ताकि वो इंडिया के अंदर जो है वो एविएशन इंडस्ट्री में काफी अच्छा रोल प्ले कर सके अपना। तो उन्होंने जो फर्स्ट एयरलाइन लॉन्च की थी, इट वाज फ्रॉम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, और ये काफी सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर्स में माना जाता है। मई 2019 तक जो विस्तारा यानी कि इन दोनों के बीच का जो ज्वाइंट वेंचर था, उसके अकॉर्डिंग 4.7% जो नेशनल डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है उसके ऊपर इनका कंट्रोल था। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिया की दैट इज टाटा सन्स, एक बाहर की दैट इज सिंगापुर एयरलाइंस, उन दोनों के बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ। किस चीज के लिए? ताकि वो इंडिया में जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि जो फ्लाइट्स हैं और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उस सेक्टर में काम कर सकें। नेक्स्ट है बिटवीन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इन दैट फॉरेन कंट्री। सो इसका एग्जांपल है हमारे पास किर्लोस्कर ब्रदर का, जिन्होंने उनका जो है वो ज्वाइंट वेंचर फॉर्म हुआ विद SPP फर्म्स लिमिटेड इन UK। किर्लोस्कर इंडिया के, SPP UK की, और वहीं पर उन्होंने जो ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया ताकि उस वहां की जो यूरोपियन मार्केट है उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो ये जो थे वो वाटर पंप बनाने वाली कंपनी थी, तो वो उसी से रिलेटेड उनका ज्वाइंट वेंचर था, ताकि जो UK की मार्केट है, वहां की जो सप्लाई है, डिमांड है सॉरी, उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है बिटवीन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इन थर्ड कंट्री। सो यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स किसके हो गई? अपोलो हो गई इंडिया की,
किसके बीच में? कॉन्टिनेंट एजी, यानी कि ये कंपनी कहाँ की हो गई? जर्मनी की, दूसरी फॉरेन कंट्री, और इन्होंने ज्वाइंट वेंचर कहाँ पर सेटअप किया? मलेशिया में। ठीक है, तो जो टायर इंडस्ट्री की डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए ये दोनों दो कंपनीज इंडिया और जर्मनी की आपस में ज्वाइंट वेंचर में आई और एस्टेब्लिश कहाँ पर हुई? मलेशिया में। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर विद एग्जांपल्स। अब है कि ज्वाइंट वेंचर के कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स होंगे। जैसे कि अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो रिस्क कम हो जाता है। रिस्क कम कैसे हो जाता है? हम यही कहते हैं कि जब दो लोग मिलते हैं तो वो रिस्क डिवाइड हो जाता है दोनों में। दोनों अपने टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज सब कुछ शेयर करते हैं, तो उनका जो रिस्क है वो भी शेयर हो जाता है। रिड्यूसिंग एन इंडिविजुअल कंपनीज इन्वेस्टमेंट, सिर्फ एक कंपनी को सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता सभी चीजों पे। दो कंपनियां मिलती हैं तो दोनों अपनी इन्वेस्टमेंट भी शेयर करती हैं। क्रिएटिंग एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी हमने लास्ट के दो एग्जांपल्स में बात करी कि जब एक ज्वाइंट वेंचर की जो एक पार्टी है अगर वो फॉरेन की है तो फॉरेन टेक्नोलॉजी भी शेयर करने में हेल्प मिलती है। ब्रॉड बेस्ड ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जो ओनर्स कैपिटल है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। बड़ी तो होगी ही क्योंकि दो कंपनीज मिल रही हैं, दो पार्टनर्स हैं, तो दोनों मिलकर अपना पैसा लगाएंगे। एक्सेस टू गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सपोर्ट, जब हम फॉरेन कंट्री की अगर बात करते हैं कि ज्वाइंट वेंचर किसी फॉरेन कंट्री के साथ है तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है क्योंकि इससे हमारा जो कंट्री का फॉरेन ट्रेड है वो इंक्रीज होता है। देन एंटरिंग इन न्यू फील्ड ऑफ बिजनेस, आप ऐसे कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर एस्टेब्लिश करते हो जिसके जहां पर जिस जगह पर जाकर के आप नहीं कर सकते थे जिस एरिया में आप एंटर नहीं कर सकते थे तो ऑब्वियसली आप नए नए बिजनेस में एंटर कर सकते हो। सिनर्जेटिक एडवांटेज, सिनर्जेटिक एडवांटेज का मतलब कि जब दो कंपनियां मिलकर काम करती हैं तो उनका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो उनके इंडिविजुअल रिजल्ट से कहीं ज्यादा अच्छा होता है, तो यहाँ पर भी वो एडवांटेज तो है ही है। ड्रॉबैक क्या हो सकता है? प्रॉब्लम इन इक्विटी पार्टिसिपेशन मीन्स किसका शेयर कितना होगा, कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, समटाइम इसको डिसाइड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। देन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, अगर आपका ऑपोजिट पार्टी फॉरेन की है तो फिर वहां पर सारे फॉरेन जो भी रेगुलेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं हमारी कंट्री के भी, और जिस कंट्री की कंपनी इन्वॉल्व है वहां के भी, तो वो सारे फुलफिल करने पड़ते हैं। देन लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग पार्टिसिपेटिंग फर्म, कई बार जो दोनों पार्टीज हैं उनमें ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। और देन है बिहेवियरल डिफरेंसेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर, इट मींस कि जो दोनों पार्टीज हैं उनके बिहेवियरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी कि जिस कंट्री, अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं या इवन दो जगह अलग अलग प्लेसेस की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है उनके बीच में डिस्प्यूट का, तो इस वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मर्जर एंड एक्विजिशन, थर्ड टाइप। सो अ मर्जर इज अ combination, and which type of combination it is? It may be amalgamation, it may be consolidation, it may be integration. किसके बीच में? Of two or more organization in which one acquires the assets and liabilities of other in exchange of shares or cash or both. पहले इतनी बात समझते हैं। मर्जर क्या है? ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है, मतलब इस जब दो कंपनियां किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कब? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक्वायर कर लेती है, किसके बदले? शेयर्स के बदले, कैश के बदले, या फिर दोनों। अब इन सिंपल वर्ड्स, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं मर्जर। मर्जर किस फॉर्म में हो सकता है? इट मे बी अमलगामेशन, इट मे बी कंसोलिडेशन, इट मे बी इंटीग्रेशन। सो आगे कंप्लीट करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस आर डिसॉल्व, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंबाइंड एंड न्यू स्टॉक इज इशूड। समटाइम्स जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो खत्म हो जाती है, मतलब एक नई एंटिटी भी बन सकती है और पुरानी भी रह सकती है। एसेट लायबिलिटीज उन दोनों कंपनियों की इकट्ठी हो जाती हैं, और अगर एक कंपनी बिल्कुल खत्म हो रही है दूसरी कंपनी के अंदर मिलके तो उनको नए शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। तो जो कंपनी एक्वायर फॉर द कंपनी विच एक्वायर्स अनदर, मींस जो कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं एक्विजिशन। ठीक है। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्वायर्ड इट इज मर्जर, जो मिल रही है उसके लिए क्या हो गया? मर्जर की, वो दूसरी कंपनी के अंदर जाके मिल गई। एंड अगर दोनों ही कंपनियां खत्म हो जाती हैं तब ये क्या कहलाता है? कंसोलिडेशन, मींस दोनों कंपनियां डिसॉल्व होगी और एक नई एंटिटी बन गई। सो दो कंपनीज आपस में मिल रही हैं, इट मे बी पॉसिबल
कि उन दोनों के मर्जर के बाद उन दोनों में से एक की आइडेंटिटी बनी रहे। इट मे बी पॉसिबल कि दोनों एंटिटीज खत्म हो जाएं और उनकी जगह पर एक नई एंटिटी फॉर्म हो जाए। सो एग्जाम्पल है हमारे पास मर्जर का एक। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड दिसंबर 22, 2021, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड जील एंड सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया SPNI दोनों ही मीडिया के अंदर बहुत ही अच्छे कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को अनरिलेटेडली डाइवर्सिफाई किया है मीडिया में। इन लोगों ने आपस में मर्ज होने के लिए एक मर्ज होने का डिसीजन लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है, इस पे काम चल रहा है। सो जो नई कंपनी बनेगी वो ऑब्वियसली कंपनी की इंडिया की बहुत ही बड़ी कंपनी बनने वाली है मर्जर के केस में और मीडिया में। तो जो एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, ये इंडियन कंटेक्स्ट में एग्जांपल था मर्जर का। किसके बीच में? जी और सोनी के बीच में, कि ये दोनों आपस में मिलकर एक बड़ा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक ओवर और एक्विजिशन। दोनों चीजें जो है वो सेम ही है। So a takeover occurs when an acquiring company successfully closes on a bid to assume control or acquire a target company. It means दो companies हैं, ठीक है? Suppose X and Y. X is acquiring company, जब एक कंपनी दूसरी को acquire कर ली है, and Y is target company. तो जब acquiring company जिसको उसने टारगेट करना है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेने के लिए बिड मतलब प्रपोज करती है कि कितने में वो उसको खरीदने को तैयार है, तो इस प्रोसेस को हम टेक ओवर या फिर एक्विजिशन कह देते हैं। जनरली जो टेक ओवर है यानी कि जो एक्वायरिंग कंपनी है ये लार्जर कंपनी होती है और जिसको वो एक्वायर कर रही होती है यानी कि जो टारगेट कंपनी है वो स्मॉलर होती है। टेक ओवर्स कैन बी वेलकम और फ्रेंडली एंड दे मे बी अनवेलकम और होस्टाइल। टेक ओवर मर्जी से भी होता है, मीन्स एक्वायरिंग कंपनी जब टारगेट कंपनी को एक्वायर करती है तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी सहमति दे देते हैं, तो इसको हम वेलकम और फ्रेंडली कह सकते हैं। समटाइम्स वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो जो एक्वायरिंग कंपनी है वो ओपन मार्केट से उसको खरीद लेती है उसके शेयर्स को, तो ये जो है वो अनवेलकम्ड और होस्टाइल भी हो सकता है। इसको अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। So companies may initiate takeover because they find in target company they want to initiate change or they want to eliminate the competition. क्यों करती हैं कंपनियां टेक ओवर, क्यों करती हैं एक्विजिशन? क्योंकि उनको टारगेट कंपनी में वैल्यू नजर आ रही होती है, उनको लग रहा होता है कि टारगेट कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे उनको फायदा हो सकता है। वो कोई चेंज चाह रहे होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर वो अपने कॉम्पिटिटर को अपने एरिया से बाहर निकालना चाहते हैं, तब इस तरह की चीजें की जाती हैं। So takeover may be of 4 types, that is friendly, hostile, reverse और backflip. अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। So friendly takeover first. फ्रेंडली टेकओवर क्या हुआ? नाम से ही समझ आ रहा है, फ्रेंडली मित्रता पूर्वक, यानी कि सब कुछ सोच समझकर और मर्जी से हो रहा है। फ्रेंडली टेकओवर बिड अकर्स, बिड का मतलब है कि जब वो सेल प्राइस ऑफर करते हैं, तो a friendly takeover bid occurs when board of directors from both the companies, that is target or acquirer, negotiate and approve the bid. जब दोनों कंपनियां जो एक्वायर करने वाली है और जो एक्वायर होने वाली है, इन दोनों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जब वो अपनी कंसेंट दे देते हैं और अपनी मर्जी से जो भी प्राइस बिड अप्रूव करने का मतलब है कि जो भी सेल प्राइस ऑफर किया गया है उस पर वो तैयार हैं, तो इस तरह का जो टेक ओवर है वो फ्रेंडली टेक ओवर कहलाता है। The board from the target company will approve the buyout terms and shareholder will get the opportunity to vote in favor or against. जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी सहमति दे चुके होते हैं, पर इसमें शेयर होल्डर्स को भी अधिकार दिया जाता है कि वो टेक ओवर के फेवर या अगेंस्ट में जैसे चाहे वो वोट कर दें। यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं फ्रेंडली टेक ओवर के। एक है फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर्स को परचेज किया था फॉर $16 बिलियन, और जिसकी वजह ये काफी लार्जेस्ट एक्विजिशंस में रहा है, एंड इट वाज अकर्ड इन 2018, यानी कि 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 70% शेयर्स खरीद लिए थे $16 बिलियन के, और ये मर्जी से हुआ था दोनों की।
दूसरा है टाटा स्टील कोरस। 2007 में टाटा स्टील ने एक यूरोपियन स्टील मेजर कोरस को $12.02 बिलियन में खरीदा था, और जिसकी वजह से जो टाटा स्टील इंडस्ट्री थी वो उस टाइम पे फिफ्थ लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गई थी। इट वाज अगेन ऑफ फ्रेंडली टेक ओवर, यानी कि दोनों कंपनीज की मर्जी से हुआ था। नेक्स्ट है होस्टाइल टेक ओवर। ऑपोजिट टू फ्रेंडली, hostile takeover bid occurs when an acquiring company seeks to acquire another company, the target company, but board of director from target company has no desire to be acquired or merged with another company. They find the bid price offered unacceptable. मतलब कि जब एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करना चाहती है, टेक ओवर करना चाहती है, लेकिन जिस कंपनी को वो लेना चाहती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तैयार नहीं है, चाहे तो वो वैसे तैयार नहीं है, चाहे उनको उनका जो ऑफर प्राइस है यानी कि बिड प्राइस जितने में वो खरीदना चाहते हैं उस कंपनी को, वो उनको अनएक्सेप्टेबल है। तो एक बार तो हमें ऐसे लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी के बिना भी उस कंपनी को खरीदा जा सके? हाँ, ये पॉसिबल है। हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, और मोर ओवर जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं जिन्होंने अपने शेयर आम जनता को इशू किए होते हैं, उनके तो शेयर्स लोगों के पास ही होते हैं, तो वो ओपन ऑफर प्राइस से भी उनके शेयर्स खरीद के उसके मालिक बन जाते हैं। लेट्स हैव एग्जांपल। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जो कि 1983 में हुआ, जब एक लंदन बेस्ड इंडस्ट्री थी जो स्वराज पोल, उसने कंट्रोल किया किसके ऊपर? कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ टू इंडियन कंपनीज, एस्कॉर्ट लिमिटेड एंड दिल्ली क्लॉथ मिल। देखो, लंदन बेस्ड जो स्वराज पोल थी उसने 1983 में इंडिया की दो कंपनीज के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। दैट वाज किसके ऊपर? एस्कॉर्ट एंड दिल्ली क्लॉथ मिल्स, डीसीएम के ऊपर। कैसे? बाय पिकिंग अप देयर शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सिंपल, उनके शेयर स्टॉक मार्केट में थे, उन्होंने सीधे वहां से खरीदे और उसका कंट्रोल अपने पास ले लिया। दूसरा एक और एग्जांपल है हमारे पास जो 2008 में हुआ था। इमामी ने झंडू जो है वो उसको एक्वायर किया था। इमामी एक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी थी और झंडू एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। तो इमामी ने 2008 में क्या किया? उसके 24% शेयर तो उन्होंने खरीदे उनके को फाउंडर वैद्यास से। झंडू के जो को फाउंडर वैद्यास थे उनसे 24% शेयर उनसे खरीदे। एक शेयर 6,900 रुपीज का था। ओपन ऑफर यानी कि ओपन मार्केट से भी खरीदे उन्होंने 20% शेयर। और जो एक और उनके को फाउंडर्स थे पारिक, जो कि मना कर रहे थे शुरू में कि वो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे इस टेक ओवर के, लेकिन लगभग 4 महीने बाद वो भी मान गए और 16,500 रुपए में उनके भी 16,500 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने लगभग उनका 18% शेयर उनसे भी खरीद लिया। जो टोटल डील थी इट वाज ऑफ ₹750 करोड़ एंड 72% जो स्टेक था वो इमामी ने झंडू का 750 करोड़ रुपए में खरीद लिया था, चाहे वो माने चाहे नहीं। काफी लिटिगेशन रहे इसमें, ये लोग कोर्ट में भी गए, बट अल्टीमेटली इट वाज हैपेंड। नेक्स्ट है रिवर्स टेक ओवर। सो व्हाट इज रिवर्स टेक ओवर? It is a process where private company can become public traded company without going through initial public offer. Initial public offer क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने पहली बार अपने शेयर्स को मार्केट में आम जनता के लिए इशू करती है, तो एक प्राइवेट कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कि वो अपने शेयर्स आम जनता को इशू नहीं कर सकती। तो जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है लेकिन बिना लोगों को शेयर इशू किए, तब ये रिवर्स टेक ओवर कहलाता है। अभी हम इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। इसके एग्जांपल है हमारे पास एक डेल, जिसका नाम हम लोगों ने बहुत सुना है, कंप्यूटर्स में डील करती है। सो द कंप्यूटर कंपनी डेल completed a reverse takeover of VMware ट्रैकिंग स्टॉक। इनका जो शॉर्ट फॉर्म था वो DVMT थी। 2018 में डेल ने रिवर्स टेक ओवर किया एंड इट रिटर्न टू अ बीइंग अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, और वो एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन गई क्योंकि वो उसने क्या किया, प्राइवेट कंपनी जो डेल थी उसने VMware ट्रेडिंग स्टॉक कंपनी को एक तरह से उसके साथ वो मिल गई।
और फिर इन्होंने अपना नाम जो रखा वो क्या रखा, डेल टेक्नोलॉजीज। इंडियन कंटेक्स्ट में इसका एक एग्जांपल समझते हैं। आईसीआईसी जो इंस्टीट्यूट थी, उसने अपने आप को 2002 में आईसीआईसी बैंक के साथ मर्ज किया। आईसीआईसी बैंक एक पब्लिक कंपनी थी, इसके शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में थे, तो जब आईसीआईसी बैंक के साथ मिली तो एक तरह से वो भी कंप्लीट पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी बन गई। नेक्स्ट है बैकफ्लिप टेकओवर। बैकफ्लिप टेकओवर क्या है? व्हेन एक्वायरर बिकम्स अ सब्सिडियरी ऑफ द टारगेट। अब क्या है सिचुएशन, एक कंपनी एक्स, एक कंपनी वाई। एक्स कौन सी कंपनी है? ये एक्वायरर है, यानी कि ये खरीद रही है किसको? टारगेट को। टारगेट यानी कि दूसरी कंपनी को। लेकिन सिचुएशन क्या है कि ये एक्स कंपनी वाई की सब्सिडियरी बन जाती है, जिसको वो खरीद रही है वो उसी की सब्सिडियरी बन रही है, ना कि वो वाई अपना नाम चला रही है। वो फ्यूचर में नाम भी वाई का कैरी करेगी, ब्रांड नेम भी वाई का कैरी करेगी, लेकिन खरीद कौन रहा है यहाँ पर? एक्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. So, backflip takeover bid occurs when the acquirer becomes the subsidiary of the target company. This is termed as backflip due to the fact that target company is surviving entity and the acquiring company becomes a subsidiary of the merged company. ये फ्यूचर में जो चलने वाली है, कैरी ऑन होने वाली है, वो टारगेट कंपनी है। कारण सिंपल, ब्रांड रिकॉग्निशन और सम अदर सिग्निफिकेंट मार्केट प्लेस, जो भी उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है या उसकी ब्रांड इमेज अच्छी है, इसी वजह से वो ऐसा करती है। हमारे पास अमेरिकन कम्युनिकेशन एरिया के एग्जांपल हैं, जिसमें जो एसबीसी कम्युनिकेशन का एक तरह से, जो एसबीसी साउथ वेल कॉर्पोरेशन कंपनी थी, कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी, जिसने एटी&टी को एक्वायर किया था 2005 में। लेकिन एसबीसी ने एटी&टी को $16 बिलियन में खरीदा था, पर नाम किसका चलाया उन्होंने? एटी&टी का, क्योंकि एटी&टी की ब्रांड इमेज बहुत अच्छी थी मार्केट में। तो यहाँ पर जो एक्वायरर है वो एसबीसी कम्युनिकेशन है एंड टारगेट कंपनी एटी&टी थी, लेकिन फ्यूचर में कौन सी कंटिन्यू हुई? एटी&टी। सो दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक ओवर। अब मर्जर एंड एक्विजिशन के कुछ रीजंस हैं। लेट्स हैव डिस्कस फ्रॉम फर्स्ट डिस्कस फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जो खरीद रहा है उसको क्या क्या फायदे होंगे। फर्स्ट, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि जब दोनों कंपनीज मिल रही हैं तो उनकी वैल्यू तो इंक्रीज ही हो रही है। ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा और वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे मार्केट में, क्योंकि उनके रिसोर्सेज ज्यादा हो चुके हैं। जो उनकी अर्निंग्स है वो स्टेबल हो जाएंगी, सेल्स भी स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि यही कारण होते हैं कि जिनकी वजह से कंपनियां मर्जर एंड एक्विजिशन करती हैं, मिलती हैं एक दूसरे के साथ, जब उनकी अपनी चीजें अनसर्टेन होती हैं या कुछ भी स्टेबल, समटाइम्स वो स्टेबल नहीं होता तब। बैलेंस, compete और डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट लाइन। अगर कुछ चीजों में ये कमी है, कम पा रहे हैं अपने आप को किसी एरिया में, तभी ये किसी और को अपने साथ मिलाते हैं ताकि उस लाइन को और ज्यादा, अपनी प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रॉन्ग बना सकें। कंपटीशन, यस, दिस इज द मेन रीजन, जिसकी वजह से अभी मैंने जो ये इमामी और झंडू वाला केस डिस्कस किया, उसमें यही रीजन था कि उन्होंने झंडू को अपने साथ ले लिया कुछ चीजों में, जो झंडू आयुर्वेदिक चीजें बना रहा था, और इमामी को लगा कि ये भी हम कैप्चर कर लेते हैं तो हमारा और एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देन देन है एक्वायरिंग अ नीडेड रिसोर्स क्विकली। कई बार आपको इमीडिएटली फंड्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तब भी ऐसा किया जा सकता है। टैक्स कंसेशन के भी बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जो कंपनियां मिल रही हैं, जो कंपनियां आपस में मर्ज हो रही हैं, अगर मान लीजिए कि जो उन दोनों में से एक कंपनी को लॉस है, तो वो उस लॉस को भी तो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी ना। तो चाहे मिलने वाली कंपनी का लॉस है, जिसको वो मिला रही है, तो उसको आगे वो कैरी फॉरवर्ड करेगी, तो उसको प्रॉफिट में से ही कवर करेगी, तो फ्यूचर में टैक्स कम देना पड़ेगा। सिनर्जी एडवांटेज है, डेफिनेटली है, क्योंकि दो कंपनियां मिल रही हैं तो वो जो दोनों मिलकर काम करेंगी वो अपने इंडिविजुअल रिजल्ट से कहीं अच्छा करेंगी। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ओनर स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली जब वो एक बड़ी कंपनी में मिल रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि अक्सर है कि लार्जर कंपनी में स्मॉल कंपनी मिलती है तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी भी ग्रोथ रेट उस कंपनी में जाकर ज्यादा हो जाएगी। और टू एक्वायर रिसोर्सेज टू स्टेबलाइज द ऑपरेशंस, मतलब जब उसमें वो मिल रहे हैं, अगर हैं उस केस में उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे तो ऑपरेशन स्टेबलाइज रहेंगे। कई बार जो टॉप मैनेजमेंट है वो ये डिसीजन नहीं ले पाती, मतलब सक्सेशन प्रॉब्लम का मतलब है कि वो अपना
आप कह लीजिए कि जो उनके अंदर की एक के बाद कौन एक्वायर करेगा, कौन उसका ओनर होगा, इस तरह के इश्यूज चल रहे होते हैं मैनेजमेंट में। तो जब वो किसी और कंपनी में मर्ज हो जाते हैं या कोई कंपनी एक्वायर कर लेती है तो इस तरह के इश्यूज खत्म हो जाते हैं। मीन्स ऐसा सिचुएशन आती ही तब है जब आपस में मैनेजमेंट में डिस्प्यूट्स होते हैं। सो लेट्स डिस्कस डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर मीन्स जब दो कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, और combined into a new company, maybe new or maybe one of old one. And acquisition means जब एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है, oftenly छोटी कंपनी को। Let's discuss more point. First, merger. The merger means the fusion of two or more than two companies voluntarily to form a new company. बस merger की अच्छी बात क्या है कि जनरली जो दोनों कंपनियां मिलती हैं वो एक दूसरे की मर्जी से मिलती हैं। एक्विजिशन में जब एक कंपनी दूसरे को खरीदती है, मतलब वहां पर तो दो कंपनियां मिल जाती हैं लेकिन यहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। यहाँ पर मर्जर में चांसेस होते हैं कि नई कंपनी बन जाए, कई बार पुरानी कंपनी भी कंटिन्यू होती है, पर ज्यादातर केसेस में नई कंपनी भी बन जाती है। एक्विजिशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो कंपनी एक्वायर कर रही होती है उन दोनों में से एक ही चलती है। जैसे कि हमने बैकफ्लिप में देखा तो उसमें जो टारगेट कंपनी थी वो कंटिन्यू हुई, अदरवाइज जो एक्वायरर कंपनी है वो कंटिन्यू होती है, पर होती एक ही है। नेचर ऑफ डिसीजन डेफिनेटली म्यूचुअल होता है। यहाँ पर मर्जर में मिलकर वो सहमति होती है तभी मर्जर होता है। लेकिन अभी हमने एक्विजिशन और टेक ओवर के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए, जिसमें फ्रेंडली और होस्टाइल टेक ओवर था, मतलब मर्जी से भी हो सकता है और होस्टाइल भी हो सकता है, जिसमें हमने इमामी और झंडू का केस डिस्कस किया। पर्पस मर्जर में टू डिक्रीज द कंपटीशन एंड इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। दोनों कंपनियां अपनी सहमति से मिलकर काम करती हैं, कंपटीशन कम हो जाता है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक्विजिशन में देयर मे बी रीजन कि कंपटीशन को भी वो रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि होस्टाइल टेकओवर जो है वो इसी वजह से होता है। लेकिन वो एकदम जो इंस्टेंटेनियस ग्रोथ है वो भी चाहते हैं, इंस्टेंट ग्रोथ भी चाहते हैं, इस वजह से भी ऐसा होता है। बिजनेस का साइज की अगर हम बात करें तो जो दो कंपनियां मिलती हैं वो मोर और लेस एक जैसी होती हैं, लेकिन एक्विजिशन में हमें पता है कि एक जैसी नहीं होती हैं। जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही होती है, लार्जर कंपनी स्मॉलर कंपनी को एक्वायर कर रही होती है। लीगल फॉर्मेलिटीज मोर और जो मर्जर है उसमें थोड़ी ज्यादा है और एक्विजिशन में थोड़ी एज कंपेयर टू मर्जर कम है, अदरवाइज है तो दोनों में ही। So we are on last type of strategy, that is expansion through digitalization. अब हम expansion strategies की last type पर हैं, that is digitalization. डिजिटलाइजेशन हमें नाम से ही समझ आ रहा है डिजिटल स्ट्रेटजी, जहां पर टेक्नोलॉजी टेक्निक्स इनोवेशंस इन्वॉल्व हैं। सो डिजिटल स्ट्रेटजी फोकस ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा बिजनेस में ताकि जितनी भी चीजें हैं वो अपडेटेड हो सकें। वेदर बाय मीन्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और रिमेनिंग करंट प्रोसेस, चाहे आप नया प्रोडक्ट लाइए टेक्नोलॉजी का यूज करके, या जो ऑलरेडी आप जो भी प्रोसेसेस कर रहे हैं उसी में इंप्रूवमेंट कीजिए। It specifies the direction of an organization will take to create new competitive advantage with technology. जब तक आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये टाइम ही टेक्नोलॉजी का है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जितनी भी चीजें ट्रेडिशनल थी वो सब जो है वो ई चैनल्स की तरफ मूव कर रही हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है कि बिना आप डिजिटलाइजेशन को या डिजिटल स्ट्रेटेजी को फॉलो किए बिना आप अपने आप को कॉम्पिटिटर से स्ट्रांग बना पाए। इट इंक्लूड्स चेंजेस ऑफ बिजनेस मॉडल्स, जिस पे आप काम कर रहे हैं उन मॉडल्स में आप टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कीजिए। एज अ न्यू टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल फॉर इनोवेटिव कंपनी टू प्रोवाइड सर्विसेज दैट वर नॉट प्रीवियसली पॉसिबल, यानी कि जो भी चीजें आप टेक्नोलॉजी का यूज करके पहले नहीं कर पा रहे थे अब आप कर पाएंगे। तो हर जो कंपनी है उसको वो डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी ही पड़ती है। So here we are over with the different type of growth strategies. I hope आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।